हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि सर आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सर फिजिक्स में एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, अभी तक क्लास 9 का वीडियोस आप देख रहे थे। क्लास 9 का दो दो चैप्टर का वीडियोस हमने अपलोड किया। और स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th में। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लास 10 का नेक्स्ट ईयर बोर्ड देना है, तो इसीलिए क्लास 10th का जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उसको आपको कॉन्सेप्ट, थ्योरी और न्यूमेरिकल तीनों को बिल्कुल साथ लेकर के चलना और बिल्कुल ऐसे पढ़ना है कि फिजिक्स बिल्कुल रटने का चीज नहीं है और ऐसे पढ़ना है कि बस मजा आ जाए। ठीक है, तो देखिए, आपके आपके बोर्ड लेवल एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, तो आपका बेसिकली एनसीईआरटी बुक फॉलो होता है। तो एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सबसे पहला चैप्टर है लाइट। लाइट जिसमें पढ़ना है हमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लाइट। लाइट, तो स्टूडेंट्स, लाइट आपको पता है लाइट क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि किसी भी चीज को विजिबल बनाता है। कहने का मतलब है कि लाइट के प्रेजेंस में आप किसी चीज को देख सकते हैं। हाँ, बिना लाइट के, जैसे रात में अगर लाइट कट जाए, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो जाए, तो कुछ विजिबल होता है? बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च से क्या होता है? लाइट निकलता है। वो जो लाइट निकलता है, तो उस लाइट के प्रेजेंस में आप किसी भी चीज को देख सकते हैं, तो वो होता है हमारा लाइट। तो यहाँ पे ये है कि लाइट के प्रेजेंस में हम किसी चीज को देख सकते हैं, बट लाइट को नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे कि भगवान होता है बट कोई देखा नहीं है। तो लाइट क्या कह सकते हैं? इट इज a form of energy which makes things visible। जो किसी भी चीज को विजिबल बनाता है, मीन्स जिसके प्रेजेंस में हम देख सकते हैं। और लाइट जो होता है ना, बेसिकली ये होता है बंच ऑफ फोटोन्स। बंच ऑफ फोटोन्स। फोटोन्स मासलेस पार्टिकल होता है, इसलिए लाइट में कोई मास नहीं होता है। अगर लाइट में मास होता तो सोचो, सन का लाइट क्या हमारे अर्थ तक आता? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, बिकॉज हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर क्या है? वैक्यूम है, और वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बंच ऑफ फोटोन होता है। फोटोन मासलेस पार्टिकल होता है। तो लाइट समझ गए आप? लाइट क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके प्रेजेंस में कोई भी चीज विजिबल होता है। तो अब देखिए, लाइट के साथ ना दो फिनोमिना होता है। लाइट के साथ दो फिनोमिना होता है, बस यही ध्यान रखना है। हाँ, तो वो फिनोमिना है, एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। तो देखो, सुनने में दोनों सिमिलर है, बट ना दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छे से समझ में आएगा। रिफ्लेक्शन, जब ना कोई आपके पास ना स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस होता है। क्या होता है? एक सरफेस होता है जो स्मूथ होता है और पॉलिश्ड होता है। उस पर जब लाइट, रे ऑफ लाइट आती है, उस पर इंसिडेंट होती है, हाँ, तब क्या होता है? तब ना वो उससे टकरा करके जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में वापस चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मिरर जो आप अपने घर में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप क्या करो, उस पर ना टॉर्च जला दो। ठीक है, जैसे आप जितना एंगल से टॉर्च जलाते हैं उतना एंगल से वो लाइट आर पार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उस मिरर के पीछे लाइट जाता है। तो ये आपका फिनोमिना होता है रिफ्लेक्शन। वहीं पे रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन में वो आर पार हो जाता है। तो आर पार कब होगा? तो सरफेस पॉलिश्ड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सरफेस जो बिल्कुल पॉलिश्ड नहीं होता है, जिसमें क्या होता है, लाइट या तो पार्शियली या फुल्ली आर पार हो जाता है, वो आपका कहलाता है रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, रिफ्रैक्शन आप पढ़ेंगे लेंस। लेंस में आप देखेंगे कि दो साइड होता है, दो साइड में कहीं पे भी वो पॉलिश नहीं होता है, तो लाइट एक साइड से जाता है, दूसरे साइड से पार हो जाता है। वहां पे फिनोमिना होता है रिफ्रैक्शन। प्रिज्म, वहां पे होता है रिफ्रैक्शन। और आप ना एग्जांपल देखे होंगे,
एक बकेट है, पानी से भरा हुआ बकेट, पानी से भरा हुआ बाल्टी, उसमें ना जब आप छड़ी डालते हैं, एक स्टिक डालते हैं बिल्कुल सीधा सा, आप उसको देखते हैं तो पानी में जाने के बाद ना वो आपको टेढ़ा दिखाई देता है, जो एक्चुअली में टेढ़ा बेंड हुआ होता नहीं है, लेकिन वो आपको दिखता है, तो वो फिनोमिना होता है रिफ्रैक्शन। तो वो जो बेंड दिखता है रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। या फिर अब बकेट में पानी से भरा हुआ बकेट है, उसमें नीचे ग्लास रख के ऊपर से कॉइन डालते हैं, तो कॉइन जल्दी उसमें नहीं जाता, बिकॉज वो जहां पे होता है ना उससे काफी ऊपर विजिबल होता है, तो जहां आपको विजिबल होता है कॉइन वहां डालते हैं, जबकि ग्लास कहीं और होता है, तो ये होता है आपका रिफ्रैक्शन की वजह से। तो आपको समझ आ गया रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। चलिए वेरी गुड, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने क्या बताया कि when a ray of light, when ray of light incident on smooth polished surface, हाँ, जब उस पर पड़ता है तो क्या होता है, वो रिबाउंस हो जाता है, रिबाउंस्ड बैक मीन्स क्या होता है, वापस उसी मीडियम में रिबाउंस हो जाता है। रिफ्लेक्टेड इन सेम मीडियम, ठीक है, वो उसी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो दिस फिनोमिना is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही फिनोमिना आपका कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप समझ गए कि स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे जैसे लाइट पड़ेगा वो दूसरे साइड से नहीं निकल सकता है। तो जब नहीं निकल सकता है तो क्या होता है, जिस डायरेक्शन से वो आ रहा है, उसी जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में वो वापस लौट जाता है। तो वही वापस लौटने का ही फिनोमिना, ये घटना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखते हैं, तो एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस लेते हैं जिसको आप प्लेन मिरर भी कह सकते हैं। देख लीजिए, ये नीचे जो ना, नीचे इस तरह का जो शेप बना हुआ है, ये आपका पॉलिश्ड सरफेस है। पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस मींस मिरर का पीछे वाला हिस्सा, और ये वाला रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। सवाल क्या आता है, इसको पॉलिश सरफेस क्यों बोलते हैं, बिकॉज इस साइड के सरफेस पे पॉलिश क्या होता है, सिल्वर कलर का पॉलिश होता है। और ऊपर का रिफ्लेक्टेड सरफेस क्यों बोलते हैं, बिकॉज इधर से ही लाइट का रिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है। अगर आपको अपना शक्ल देखना होता है, फेस देखना होता है, तो आप रिफ्लेक्टेड सरफेस के साइड से देखते हैं। अब देखो क्या करते हैं कि एक रे ऑफ लाइट हम लाते हैं। ये क्या है, एक रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट इस पॉइंट ओ पर पड़ा, ठीक है, इस पॉइंट ओ पर पड़ा, तो ये क्या होता है, पढ़ने के बाद वापस इसी मीडियम में वापस चला जाता है। तो यही वापस जाने का जो घटना होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो कुछ चीज यहां पर देखते हैं, तो जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट होता है, मतलब ये मिरर पर पड़ने वाली जो रे ऑफ लाइट होता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो रे वापस से इस मीडियम में जाती है रिफ्लेक्ट होकर के, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और यहां ये मिरर के जिस पॉइंट पे पड़ता है ना, वहां पे मिरर पर परपेंडिकुलर हम एक लाइन खींच लेते हैं। मिरर पर परपेंडिकुलर, ये देखिए, ये मिरर पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है नॉर्मल।
हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। तो ये हो गया आपका नॉर्मल। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, रे ऑफ इंसिडेंट आ रहा है और ये जो वापस जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पर बीच में हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन खींचा। स्ट्रेट लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपका इस रिफ्लेक्टेड सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए ये होता है आपका रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के लिए दो रूल है, दो लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्शन का दो लॉ होता है। कौन कौन सा लॉ, सबसे पहले तो आपको देखना है कि ये देखिए, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है आई, चूंकि इंसिडेंट रे बना रहा है, इंसिडेंट रे का पहला लेटर आई, इसीलिए इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रहा है, उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आई जो होता है ना, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगल आर होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन बनाता है, रिफ्लेक्टेड रे बनाता है, नॉर्मल के साथ बनाता है। तो लिखेंगे एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल। ठीक है, तो ये आपका हो गया आई और आर। तो देखिए यहाँ पर ना दो लॉ है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है। मींस आप ना, आप इसको एग्जांपल के लिए देखें, आपके घर में ड्रेसिंग टेबल होगा, तो आप ना रात में टॉर्च बिल्कुल उस पर पैरेलल जलाना, तो देखना जहां पे आप जलाएंगे ना वही सामने से आएगा। धीरे धीरे ना उसको एंगल बनाते जाना, तो धीरे धीरे देखोगे कि जैसे जैसे एंगल बना रहा है ना, वैसे वैसे वो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका एंगल भी वैसे ही बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे हम उसको मोड़ते जाएंगे वैसे वैसे रिफ्लेक्टेड एंगल भी, वो रिफ्लेक्टेड रे भी हमसे दूर होता जाएगा। तो इसका मतलब ये कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, रिफ्लेक्शन का पहला नियम। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोले तो एंगल आई मस्ट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोले तो एंगल आर। एंगल आर के हमेशा इक्वल होता है, मींस एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो रहा है तभी वो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना, अदरवाइज वो रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। और दूसरा कंडीशन क्या है कि आपका इंसिडेंट रे, देखो ध्यान से देखना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में सेम पॉइंट पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लाइट यहाँ आ रहा है, नॉर्मल यहाँ खींच रहे हैं और एंगल रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से निकल रहा है, तो बिल्कुल रिफ्लेक्शन का कंडीशन नहीं होता है। तो दूसरा कंडीशन क्या समझाया हमने कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में सेम पॉइंट पे होना चाहिए। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all must lies in same plane at same point।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो ये है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या? एंगल आई एंगल आर के हमेशा इक्वल होना चाहिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा तीनों सेम। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए रिफ्लेक्शन मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है कब? जब आपका सरफेस होता है प्लेन और पॉलिश्ड, ठीक है। मींस एक साइड आपका पॉलिश्ड होना चाहिए और एक साइड रिफ्लेक्टेड होना चाहिए। तो ऐसा ऐसा आपके पास हाँ एक डिवाइस होता है, आप कह सकते हैं, या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस कहना सही नहीं रहेगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं मिरर। तो चलिए बात करते हैं मिरर। तो देखिए मिरर मैंने क्या बताया कि मिरर में क्या होता है, दो सरफेस होता है, एक होता है पॉलिश्ड सरफेस और दूसरा होता है रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो कोई दुनिया में कोई भी मिरर होगा उसमें पॉलिश्ड सरफेस और रिफ्लेक्टेड सरफेस जरूर होगा। और अगर पॉलिश्ड नहीं होगा तो वहां से लाइट आर पार होगा, और जिसमें लाइट आर पार होगा वो रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता है। और अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस नहीं, दोनों साइड से पॉलिश कर देंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं, वो या तो एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर वो वहां से वो पार्शियली रिफ्लेक्टेड होगा, तो पार्शियली में हमें पता नहीं चलेगा। तो बात करते हैं मिरर। मिरर क्यों? बिकॉज इसमें ना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रे क्या होता है आपका रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए पढ़ते हैं मिरर। तो चलिए बात करते हैं मिरर। तो सबसे पहले ना मिरर को कैटेगराइज करते हैं। तो मिरर ना आपका दो टाइप का होता है, हमेशा ध्यान रखिए मिरर दो टाइप का होता है, एक प्लेन एक स्फेरिकल। प्लेन मिरर जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसा हो? बिल्कुल प्लेन हो। जिस मिरर का रिफ्लेक्टेड सरफेस बिल्कुल प्लेन हो, प्लेन मिरर कहलाएगा। और स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसा हो? स्फेरिकल शेप का हो, स्फेरिकल शेप का हो, ठीक है। तो वो आपका स्फेरिकल मिरर। तो समझ आया? जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस, तो देख लीजिए दो सरफेस है, नीचे वाला कैसा है? पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड है। तो ये आपका हो गया पॉलिश्ड सरफेस, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो देख सकते हैं इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसा? प्लेन है। तो इस टाइप का मिरर जो होता है वो प्लेन मिरर होता है। इसका एग्जांपल आप अपने घर में जो भी मिरर यूज करते हैं, अपना शक्ल देखने के लिए, वो कौन सा मिरर होता है? आपका प्लेन मिरर होता है। या आपके ड्रेसिंग टेबल का मिरर जो होता है वो प्लेन मिरर होता है। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। तो क्या कह रहा है? जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसा हो? स्फेरिकल शेप का, मींस ये किसी स्फीयर का कट पार्ट हो। तो जैसे कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स है, तो ये दोनों स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है। तो इसका मतलब इसका भी रिफ्लेक्टेड सरफेस स्फेरिकल शेप का होगा, इसका भी स्फेरिकल शेप का होगा। कैसे? तो देखो हमारे पास ना सपोज करो एक स्फीयर है, एक नहीं दो स्फीयर है, ठीक है। अब यहां से ना हम ना इतना सा पार्ट इसका कट कर लेते हैं और इसमें से इतना सा पार्ट कट कर लेते हैं। तो अब देखो इतना सा पार्ट हमें रहने देना है और इतना सा पार्ट हटा लेना है। तो पता चला कि ये कैसे किसी स्फीयर का कट पार्ट है, और इधर इसमें से हटा लेंगे, ठीक है। अब देखो अभी तो ये मिरर नहीं है, मिरर कब बनेगा? जब इसमें एक सरफेस पॉलिश्ड करेंगे। तो अब सवाल आता है कि दोनों का शेप तो सेम है, दोनों स्फीयर का ही कट पार्ट है, तो किसमें किधर से? चलो एक में मान लेते हैं, एक में अंदर से कर लेंगे, एक में बाहर से। लेकिन अंदर बाहर कहने का क्या मतलब है? कौन सा अंदर कौन सा बाहर कैसे पता चलेगा? कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो देखो एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर, जिसका नाम है कॉनकेव। केव लास्ट में क्या आ रहा है? केव, CAV। केव मींस क्या होता है? गुफा। गुफा किस शेप का होता है? ये अंदर की तरफ ना कहीं गुफा है, उसमें तुम्हें जाना है, कैसा होगा अंदर इस तरह से। तो जैसा ये देखो, अगर ना इसमें बात करें कौन सा केव वाला शेप है, इधर से केव है या इधर से? ऑब्वियस सी बात है इधर से है। तो देख लो ये जो ना केव वाला शेप, ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टेड सरफेस, और जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है उसका अपोजिट वाला पॉलिश्ड सरफेस। वेरी गुड। तो ये आपका हो जाएगा
पॉलिश्ड सरफेस। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होगा, अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा, यानी कि केव शेप का होगा, वो हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स में जस्ट उल्टा, मींस जो अंदर धंसा हुआ पार्ट होगा ना, वो हो जाएगा मेरा पॉलिश्ड, और जो बाहर की तरफ निकला हुआ होगा वो हो जाएगा मेरा रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस, और ये हो जाएगा मेरा पॉलिश्ड, पॉलिश्ड सरफेस। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, मिरर प्लेन मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, प्लेन हो प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव शेप का हो, और कॉन्वेक्स जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ हो, वो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब देखेंगे इन तीनों कंडीशन में रिफ्लेक्शन। तो प्लेन मिरर का मैंने एग्जांपल दे दिया है रिफ्लेक्शन का, चलो ठीक है, आप प्लेन मिरर का कुछ बात कर लेते हैं। प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर आपके घर में है, ठीक है, तो प्लेन मिरर का कुछ कंडीशंस है। तो कुछ कंडीशंस में क्या है, जैसे प्लेन मिरर का पहला कंडीशन मैं आपको पूछूं कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका इमेज कैसा बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, कैसा बनता है? अगर आपका जवाब है सीधा बनता है, तो कैसे सीधा बनता है? एग्जांपल के लिए अपना मिरर के सामने अपना राइट हैंड ऊपर करना, तो मिरर अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करता है। अगर आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं तो मिरर अपना राइट हैंड ऊपर करता है, तो सीधा तो हुआ नहीं। तो फिर तुम्हारा जवाब क्या होगा? उल्टा। बिल्कुल भी नहीं। मिरर के सामने खड़े होते हैं तो क्या मेरा पैर ऊपर मुंडी नीचे नजर आता है? वो भी नहीं नजर आता है। तो ये ना तो सीधा बनाता है और ना ही उल्टा बनाता है। तो ये बनाता कैसा है? तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है ना, उसको बोलते हैं लेटरल कन्वर्टेड इमेज। लेटरल कन्वर्टेड कहने का मतलब क्या होता है? लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। तो इमेज टाइप इसमें क्या हो जाएगा? इमेज टाइप हो जाएगा लेटरल कन्वर्टेड। लेटरल कन्वर्टेड या लेटरल इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो ये हो गया आपका इमेज टाइप प्लेन मिरर का। अब ना अगर आप दो प्लेन मिरर को पैरेलल रख दो, ठीक है, और इसके बीच में रख दो कोई सा ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट का टोटल कितना इमेज बनेगा? एग्जाम्पल के लिए अगर आप सलून जाते हैं बाल कटवाने, अगर आप बीच में बैठते हैं, दोनों साइड आगे पीछे पैरेलल मिरर लगा होता है, तो आप उसमें देखते हैं कितना नंबर ऑफ इमेजेस, आपका कितना आगे पीछे का इमेज दिखता है। तो सब जवाब आता है इनफाइनाइट नंबर, मींस बहुत ज्यादा, जिसको हम ना काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए ना एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ इमेजेस के लिए, नंबर ऑफ इमेज के लिए फॉर्मूला है n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ये हमेशा आपको फॉर्मूला याद रखना, क्लास 12 तक आपके काम आएगा। तो सवाल आता है कि थीटा, थीटा मींस क्या? थीटा एंगल मेड बाय टू प्लेन मिरर, एंगल मेड बाय टू प्लेन मिरर। तो देखो ये जब पैरेलल है तो थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री। तो फॉर्मूला में पुट करते हैं n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1। जब कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करता है तो वैल्यू आता है इनफाइनाइट, और करेंगे इनफाइनाइट माइनस 1, इनफाइनाइट। जस्ट लाइक समंदर में एक लोटा पानी डाल लो, एक लोटा पानी निकाल लो, क्या फर्क पड़ना है? कुछ नहीं। तो इनफाइनाइट में 1 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। उसी तरह अगर ना अलग अलग वैल्यू के लिए आप निकाल सकते हैं। सपोज करो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, मीन्स दो मिरर है, प्लेन मिरर, एक इस तरह से है और दूसरा इस तरह से प्लेस कर दिया हमने, हाँ, बीच में थीटा इक्वल टू है 30 डिग्री। कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे टोटल कितना इमेज बनाएगा? तो n इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन थीटा की जगह 30 माइनस 1, 3 से कटेगा
12 टाइम्स में 12 माइनस 1 इक्वल टू 11, टोटल 11 इमेज फॉर्म होगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि दो पैरेलल मिरर जब एंगल बनाता है पर्टिकुलर एंगल, तो उसमें बीच में ऑब्जेक्ट रखने पर टोटल कितना इमेज बन सकता है। तो स्टूडेंट्स ये है आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का और भी एक कंडीशन है कि प्लेन मिरर में ना आप ऐसा ऑब्जर्व करना, जब आप ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होंगे तो आप ना मिरर से जितना डिस्टेंस पे खड़े हैं, मिरर के अंदर आपका इमेज उतना ही डिस्टेंस पे बनता है। जैसे जैसे आप मिरर के सामने मिरर के तरफ बढ़ते हैं, इमेज भी धीरे धीरे मिरर के तरफ बढ़ता है, और जैसे जैसे मिरर से आप दूर जाते हैं, इमेज भी दूर जाता है। फॉर एग्जांपल, मिरर के सामने खड़े हो जाना, एक स्टेप आगे जैसे याद लेंगे तो क्या होगा कि उसमें देखेंगे इमेज भी एक स्टेप आपके तरफ बढ़ रहा है, और जैसे आप एक स्टेप पीछे लेंगे, इमेज भी एक स्टेप पीछे बनता है। इसका मतलब मिरर से जितना डिस्टेंस पर आप है, उतना ही डिस्टेंस पे आपका इमेज है। और एक बात आपको ध्यान रखना, अगर आपका हाइट 6 फीट है तो आपका अपना पूरा हाइट, पूरा इमेज देखने के लिए 3 फीट मींस आपके हाइट से आधे हाइट का मिरर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ये बात हो गया प्लेन मिरर का। अब आ जाते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर हमने बताया कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल शेप का होगा। देख लो, हमने पहले ही बताया था कि एक स्फेयर लेते हैं, स्फेयर में से एक एक पार्ट कट करते हैं, तो एक साइड में पॉलिश करना होता है, एक साइड जैसे सिल्वर पॉलिश करते हैं तो दूसरा साइड खुद ब खुद रिफ्लेक्टेड साइड हो जाता है। तो कॉनकेव में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस केव शेप का होता है, और दूसरे में हाँ वो बाहर निकला हुआ होता है। तो देखो इसमें और भी जो वीडियोस आएंगे रिफ्लेक्शन का, ये मिरर से कि कहाँ पे हम क्या ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पे इमेज बनेगा, वो हम अगले वीडियोस में पोस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आप अगर कमेंट करते हैं तो शायद मेरा भी उत्साहवर्धन होता है, हम भी आपके लिए वीडियो और अच्छा से अच्छा बनाने का कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे